सो हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम करने वाले हैं 5 PYQs फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। हमने इससे पहले एक वीडियो बना दिया है तो और हम डेली इसी तरीके से 5 PYQ डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हर बार क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार वीडियो पॉज करना है और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको पहले वीडियो पॉज करना है, फिर एक बार इसको सोल्व करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹320। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स वाज फाउंड टू बी 600 एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स इज X एंड Y रेस्पेक्टिवली। अपने को बताना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें चेक वेदर द सिस्टम सो ऑब्टेन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ओके, यहाँ पर मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बतानी, मेरे को केवल इतना बताना है कि जो भी हमको इक्वेशंस मिलने वाली है वो कंसिस्टेंट होगी या नहीं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने देखा होगा, अगर 2 इक्वेशन में लेता हूँ, देखो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है वो रिप्रेजेंट करती है ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन को। और अगर मैं पेयर लेता हूँ लीनियर इक्वेशंस का, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, तो उसका एक सॉल्यूशन होने वाला है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ कि वो सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट। उसी तरीके से अगर लाइंस पैरेलल होगी तो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम उसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होगी इनकंसिस्टेंट। उसी तरीके से अगर लाइंस होती है कोइंसिडेंट, जिसकी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो भी मैं क्या बोलता हूँ कि सॉल्यूशन होने वाला वो कौन सा होने वाला, कंसिस्टेंट होने वाला, और उसको हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो इक्वेशन बनने वाली है दोनों वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, पैरेलल लाइंस की है, या कोइंसिडेंट लाइंस की है। ओके, चलो चेक करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे एप्पल्स एंड ग्रेप्स, दो चीज़ है, तो मैंने एप्पल्स और एक बार लिख दिया ग्रेप्स। उसमें देखो एप्पल्स को 1 kg एप्पल को क्या अज्यूम किया हुआ है, x अज्यूम किया है, और ग्रेप्स को y अज्यूम किया हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 320, मतलब 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 320। एक इक्वेशन मेरे को ये मिल गई। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो देखो क्या है, 4 kg एप्पल्स प्लस एंड 2 kg ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी 600 रुपीज़। ओके, देखो मेरे को दो इक्वेशन मिल गई है। अब मेरे को चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है दोनों, वो अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। ओके, चेक करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से एक्स और वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ तो देखो a1 की जो वैल्यू है वो क्या है 2, b1 की वैल्यू है 1, और अगर मैं c की वैल्यू यहाँ से लेता हूँ c1 की वैल्यू 320, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है 2, तो c2 की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली 600। ओके, अब देखो, अब करते हैं हम a1/a2 की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी 2/4 इक्वल्स टू 1/2। इसी तरीके से b1/b2 की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी 1/2 आने वाली है। जो c1/c2 की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ रही है 320/600। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ तो देखो a1/a2 इक्वल्स टू तो b1/b2 है, लेकिन तो c1/c2 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 8/15। इसका मतलब a1/a2 इक्वल्स टू है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू है c1/c2। तो जब भी कोफिशिएंट का रेशियो इस तरीके से होता है तो मैं क्या बोलता हूँ, लाइंस क्या होने वाली है, यहाँ पे अगर देखूँ तो लाइंस होने वाली है पैरेलल, और जो पैरेलल लाइंस होती है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और अगर नो सॉल्यूशन है तो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि ये दोनों जो है वो क्या है, नॉट कंसिस्टेंट। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ बच्चों का काफ़ी डाउट रहता है कि सर ये बेसिक मैथ्स के लिए, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, देखो दोनों के लिए ही है। हमने अच्छे क्वेश्चंस लिए जिससे कि हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो ये भी अब की बार जो ये वाला इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू मेरे को बतानी है
एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, वैल्यूज लिखा हुआ है। दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + kx + 1 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल एंड इक्वल रूट्स कब हो सकते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू कितनी होती है? डी की वैल्यू अगर 0 होती है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। और जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती कितनी है? b² - 4ac। ओके, मतलब यहाँ पर मेरे को पहले से दिया हुआ है कि जो b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को दी हुई है 4x² + kx + 1 = 0 के रियल एंड इक्वल रूट्स है, इसलिए। तो मेरे को वापस से जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, उससे मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है? x² + bx + c = 0। ओके, अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ 4x² + kx + 1 को, जो a की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 4, जो b की वैल्यू है वो है k, और जो c की वैल्यू है वो है 1। और मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। तो b² k² - 4 × a की वैल्यू है 4 और जो c की वैल्यू है 1 = 0। तो k² की वैल्यू कितनी आ गई? k² - 16 = 0। तो k² कितना आ गया? 16। देखो यहाँ पर कई बच्चे गलत कर देते हैं, k की वैल्यू वो कितनी कर देंगे सीधा ही, कि जो भाई k की वैल्यू कितनी कर देंगे? √16 करके 4। नहीं, लेकिन ये गलत है। स्क्वायर रूट की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आती है, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हो k² = 16। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको स्क्वायर करने पे 16 आता है? 4 को 4 से स्क्वायर करता हूँ तो भी 16 आता है, और -4 को -4 से स्क्वायर करते हैं तो भी आंसर क्या आता है? 16। मतलब यहाँ पर k की वैल्यू क्या होने वाली है? +-4। इसका मतलब k की वैल्यू 4 भी हो सकती है और -4 भी। देखो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ था फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो अब की बार द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर्स है, उनका पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है और सम ऑफ देयर एरियाज दिया हुआ है। मेरे को बताना जो दोनों स्क्वायर्स की साइड की लेंथ क्या होने वाली है। एक बार आपको पहले सोचना है कि ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से आया हुआ है। सोचो एक बार, अगर आपको सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं 2 स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, एक ये रहा और एक ये रहा। मैंने एक छोटा बनाया एक बड़ा बनाया, तभी तो उनके पेरीमीटर में डिफरेंस होगा भाई। एक की साइड छोटी होगी और दूसरे की थोड़ी बड़ी होगी तो ही पेरीमीटर में डिफरेंस हो सकता है ना। ओके, तो जो मैंने फर्स्ट स्क्वायर लिया उसकी मैंने साइड ले ली ए। ओके, इसकी मैंने साइड ले ली ए और इसकी जो साइड ली है वो ले ली मैंने बी। ठीक है, देखो द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, जो बड़ा स्क्वायर इसका पेरीमीटर कितना होने वाला है? 4a और इसका कितना होगा? 4b। मतलब 4a - 4b = कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। मतलब a - b, अगर मैं देखूं मैंने 4 कॉमन ले लिया तो 8, तो a - b की वैल्यू जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 2। बात समझ में आई आपके? अगर a - b = 2 है तो जो a की वैल्यू है वो कितनी होने वाली है? b + 2। इसका मतलब मैं a की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? b + 2। जो बड़ा स्क्वायर है उसकी साइड छोटे स्क्वायर से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। दूसरी जो कंडीशन मेरे को दी हुई है वो किस में दी हुई है? एरिया में दी हुई है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो फर्स्ट का स्क्वायर का एरिया होने वाला है साइड स्क्वायर, मतलब a² प्लस और दूसरा है b² = 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है। a² फर्स्ट की जो साइड उसको मैं क्या ले सकता हूँ? b + 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? b + 2 का स्क्वायर प्लस b² = 52। देखो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर से इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, तो क्या होने वाला है? b² + 4a + 4 + b² = 52। देखो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो b² एंड b² कितना हो गया? 2b² + 4a 4b, एंड मैं 52 को दूसरी साइड लेकर आता हूँ तो ये 52 माइनस का हो जाएगा और +4 पहले से था
तो क्या हो गया -48 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा b² प्लस 2b -24 इक्वल्स टू 0। 2 को दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो 0 को 2 से डिवाइड करो, 0 हो जाएगा। तो जो फाइनल अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो क्या आई, b² प्लस 2b -24 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करना है मेरे को, या तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, या मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं स्प्लिट द मिडल टर्म भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो मेरे को मल्टीप्लाई करने पे चाहिए -24 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 2। अगर मल्टीप्लाई करने पे एक नेगेटिव नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली एक नंबर नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव, और प्लस करने पे प्लस वाला आ रहा है, मतलब जो बड़ा नंबर है वो होने वाला पॉजिटिव और छोटा नंबर होने वाला नेगेटिव। तो देखो कौन से ऐसे 2 नंबर है, हाँ देखो 24 को देखते हैं, मेरे को चाहिए जाता है 6 और 4, तो 6 तो पॉजिटिव होने वाला और 4 माइनस होने वाला, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते तो -24 प्लस करने में 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, b² प्लस 6b -4b -24 इक्वल टू 0। b मैंने कॉमन ले लिया, b प्लस 6, और यहाँ से मैंने -4 कॉमन ले लिया, तो भी क्या हो गया b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर b की जो वैल्यूज़ आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 वैल्यूज़ आ रही है ना, क्या क्या b की वैल्यू आई, एक तो 4, एक आई 6, एक आई -6। तो भाई किसी स्क्वायर की साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब जो ये -6 वाली वैल्यू है इसको मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये मेरे काम के नहीं है। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आई है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो 1 स्क्वायर है, एक स्क्वायर जो जिसकी मैंने b साइड ली थी वो तो है 4 सेंटीमीटर का, और जो ये वाला स्क्वायर है इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, और जो ये था b + 2 मतलब 4 + 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला, अ सम ऑफ ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27th ईयर। ठीक है, तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से इसको सोल्व करने की ट्राई करें। ओके, अब देखते हैं हम। देखो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर मेरे को निकालना, तो सिंपल इंटरेस्ट की क्या खास बात होती है कि वो कितने भी साल के लिए इन्वेस्ट करें, हर साल एक फिक्स अमाउंट ही हमको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलने वाला है। इसका मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक एपी बनने वाली है। ठीक है, तो एक बार मैं निकालता हूँ फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, P × R × T डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2000, R की वैल्यू है 7%, जो T मैंने लिया वो क्या लिया फर्स्ट ईयर 1 ईयर के लिए। तो देखो क्या होगा 2000 7/100 मल्टीप्लाई 1, तो एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है, अगर मैं अमाउंट को एक साल के लिए इन्वेस्टेड रखता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे को 140। अगर सेकेंड ईयर के लिए मेरे को निकालना है तो क्या होगा भाई, इतना ही प्लस हो जाएगा, हर बार सेम सिंपल इंटरेस्ट प्लस होने वाला। अब की बार कितना हो जाएगा 140 + 140 280। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 2 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 280। अगर मैं अमाउंट को 3 साल तक रखता हूँ तो 280 + 140 कितना हो जाएगा 420। ठीक है, देखो ये चलते जा रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के एंड में मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, यस यहाँ पर एक एपी फॉर्म हो रही है। क्यों, देखो 140 280 420, अगर मैं देखूँ तो आगे कितना आने वाला है, अगर 140 इसमें प्लस करता हूँ 560, और देखो इस तरह से चलते जा रहा है, मतलब यहाँ पर एक कॉमन नंबर प्लस हो रहा है। और मेरे को बताना, सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27th ईयर। अगर मैं अमाउंट को 27 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करूं तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होने वाला है। ओके, ये बताना मेरे को। इसका मतलब देखो मेरे को आंसर निकालना है। देखो 1 ईयर के लिए 140, 2 के लिए 280, थर्ड के लिए 420, फोर्थ के लिए 560। इसका मतलब मेरे को इस एपी की कौन सी टर्म निकालनी पड़ेगी 27th टर्म। ठीक है, क्या यहाँ पर ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरे को एपी की 27th टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है भाई an। एपी का जो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 मल्टीप्लाई d। देखो तो यहाँ पर अगर मैं a देखूँ, फर्स्ट टर्म इस एपी की कितनी है 140, d अगर मैं बात करूँ कॉमन डिफरेंस
वो भी कितना होने वाला है, 140 होने वाला है। देखो 280 माइनस 140, और जो n की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है अपने को, कौन सी टर्म निकालनी है, 27 टर्म निकालनी है। इसका मतलब को 827 की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, 140 प्लस n माइनस 1, 26 मल्टीप्लाई डी। ओके, देखो मैं चाहूँ तो ऐसे 140 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 26 प्लस 1, मतलब मेरे को 140 को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कितना आंसर रहेगा, 3780 रुपीज़। इसका मतलब अगर मैं उस अमाउंट को, सम ऑफ 2000 को 27 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रखता हूँ, तो जो मेरे को टोटल अमाउंट मिलने वाला है इंटरेस्ट के रूप में वो कितना मिलेगा, 3780। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। ओके, देखो अब की बार फिर ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इफ़ पी एंड क्यू आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस पी एंड 1 माइनस क्यू। तो यहाँ पर भी हमको ये गलती नहीं करनी कि मैं पॉलिनोमियल के लिए अलग से रूट्स निकालूं और उसके बाद में उसको वैल्यूज़ को पुट करूं। मेरे को देखना कि यहाँ पर क्या मेरे को सम ऑफ रूट्स, जो सम ऑफ जीरोज़ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, अगर मेरे को वो चीज़ अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो फिर मेरे को यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोफिशिएंट से ही आंसर निकाल लूँगा। देखो कैसे, जो मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी निकालनी है, 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू की, और जो पी और क्यू है वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब एक बार काम करता हूँ, मैं दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होगा 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी मल्टीप्लाई क्यू। माइनस पी और माइनस क्यू दोनों नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ, अगर तुम सोचो, देखो 1 यहाँ पे माइनस पी और माइनस क्यू, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस पी मल्टीप्लाई क्यू। देखो यहाँ पर अगर तुम ढंग से देखो तो मेरे को यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिख रहा है, मतलब मेरे को यहाँ पर अगर पी और क्यू जीरो है तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होने वाली है। अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ तो देखो ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 21 है ना, और बी की वैल्यू कितनी है -1, और सी की वैल्यू कितनी है -2 है। तो p प्लस क्यू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब कितना होगा, माइनस ऑफ -1 अपॉन 21, मतलब 1 अपॉन 21, और जो p मल्टीप्लाई क्यू होने वाला है वो कहता है c अपॉन ए होता है ना, तो कितना होने वाला है c अपॉन ए होगा, तो मतलब -2 अपॉन 21। देखो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ला के रख दूँगा। देखो किस तरीके से 1 माइनस p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 1 अपॉन 21, और जो p प्लस क्यू, p मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन 21। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सीधा सा एलसीएम ले लेता हूँ मैं 21, तो यहाँ पे तो क्या हो 21 -1 -2, तो कितना आंसर आने वाला देखो 18 अपॉन 21। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ 3 से, तो 6 अपॉन 7, ये मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे आंसर क्या है, 6 अपॉन 7। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डेली क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको अगर आप सोच रहे हो कि बस केवल वीडियो देखने से कुछ होगा तो वो तो होगा नहीं। आपको पहले वीडियोस को पॉज करना है, उसके बाद में क्वेश्चन को खुद से करने की ट्राई करनी है। अगर आपको नहीं आता फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, अगर आपको आता है फिर भी आपको देखना है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। आपको कुछ भी नया फॉर्मूला पता लगता है आपको नोट डाउन करना है। इस तरीके से तो आपके लिए वीडियोस बेनिफिशियल होने वाले हैं। थैंक यू।